नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने किया दक्षिण भारत का दौरा, परिवारवाद पर बोला बड़ा हमला, कहा परिवारवाद को किया जाता है पोषित, भ्रष्टाचारियों को ईमानदारों से है परेशानी। शरद पवार ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर उठाए सवाल, अडानी मामले में कांग्रेस से किया किनारा, कहा अडानी को बाहरी संस्थाएं बना रही निशाना। दिल्ली के उपराज्यपाल का केजरीवाल सरकार पर बड़ा हमला, स्कूल ट्रांसफर को लेकर सरकार पर लगाए कोर्ट को गुमराह करने के आरोप, चीफ सेक्रेटरी को दिए हलफनामा दायर करने के निर्देश। भगौड़े अमृतपाल को अकाल तख्त के जथेदार का बड़ा झटका, ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने दी सरेंडर करने की सलाह, आतंकी ने की थी सरबत खालसा बुलाने की मांग। बंगाल हिंसा पर घिरी ममता सरकार, फैक्ट फाइंडिंग टीम को नहीं करने दी मामले की जांच, राज्य पुलिस ने पीड़ितों से बात करने से रोका। आज की पहली खबर में बात करेंगे विपक्ष में पड़ी फूट की। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। एक तरफ तो कांग्रेस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर अडानी का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है और लगातार जेपीसी की मांग पर अड़ी हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ महाविकास अघाड़ी में शामिल शरद पवार ने अब अडानी का ही बचाव किया है। शरद पवार ने अडानी समूह को अज्ञात संस्थानों द्वारा निशाना बनाए जाने की बात की है। इतना ही नहीं, पवार ने इस मामले में जेपीसी की मांग पर भी अपनी असहमति जताई है और कहा है कि वो इस मामले पर कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष द्वारा संसद को ठप करने से सहमत नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या शरद पवार ने ये स्टेटमेंट देके अब कांग्रेस से किनारा कर लिया है? किनारा कर लिया? आपने तो सीधे सीधे विपक्षी एकता की वाट लगा दी है। क्यों? क्योंकि ये मुद्दा अडानी का, मोदी के साथ रिश्ता, ये तो बकायदा उस 90 साल के बूढ़े जॉर्ज सोरोस ने एजेंडा तय किया था कि 2024 का चुनाव इसी मुद्दे पे लड़ेंगे। लीजिए, सबसे वरिष्ठ लीडर शरद पवार से वरिष्ठ हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टियों में या हिंदुस्तान की राजनीति में कोई नहीं है फिलहाल जो एक्टिव हो। अब उन्होंने 2-3 बातें कह दी जो कांग्रेस पार्टी की का जो मेन अटैक है उसके ऊपर ही ये हमला हो गया। पहली चीज ये कि जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है इस पे हमको यकीन नहीं करना चाहिए। इस तरह की चीजें होते रहती है, किसी विदेशी कंपनी के द्वारा, एजेंसी के द्वारा इस तरह का आरोप लगाया जाए, उसको हमें कितना सीरियसली लेना चाहिए ये विचार करने का विषय है। मैं नहीं मानता। दूसरी चीज उन्होंने कह दी कि ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है वो दरअसल अडानी को निशाना बनाया जा रहा है, ही इज बीइंग टारगेटेड। दूसरी चीज, अडानी सारे लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बताया कि भाई पहले हम लोग भी जब युवा थे, शुरुआत में जब राजनीति करते थे तो हम लोग भी टाटा और बिरला का नाम लेते थे, लेकिन अब ये नाम नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अटैक के लिए हम लोग किया करते थे। हालांकि ये बात अच्छी तरह से मालूम है टाटा और बिरला ने देश के लिए क्या किया। ये अभी अडानी अंबानी का नाम ले रहे हैं तो उसका तो बहुत बड़ा योगदान है। आप उनको हैम्पर करोगे, देश की जो अर्थव्यवस्था है वो तबाह हो जाएगी। तो ये बेकार की चीजें, इससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं अडानी के ऊपर भी हमला आप नहीं कर सकते। आपने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को खत्म कर दिया। अब अभी ये जो बजट सेशन के दौरान पूरा पार्लियामेंट नहीं चला, किस चीज के लिए? जेपीसी चाहिए, जेपीसी चाहिए। इन्होंने कह दिया कि जेपीसी की जरूरत नहीं है। बेकार की बातें हैं, क्योंकि जेपीसी अगर बनाते भी हैं तो उसमें 21 में से 15 लोग तो उधर के लोग होंगे, मतलब सरकार के लोग होंगे। उसकी एक व्यवस्था है, तो आपको वो रिजल्ट ही नहीं आएगा। जो आप करना चाह रहे हो वो होगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जो जांच चल रही है मैं उससे सहमत हूं, क्योंकि उससे सच्चाई आएगी। जेपीसी में क्या होगा? जेपीसी में आप
अनर्गल राजनीति करोगे, नतीजा नहीं आना है। तो ये सारी चीजें अब हो गई। राहुल गांधी का कोई ट्वीट नहीं आया, बड़ी परेशानी में है विपक्ष, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा शरद पवार के बयान के ऊपर, और जो कुछ बोल भी रहा है वो ये कह रहे हैं कि शरद पवार सही कह रहे हैं। जी बिल्कुल, पवार के इस झटके से कांग्रेस सदमे में है, जिसके बाद वो पवार के इस बयान पर पर्दा डालने के लिए उसे पवार के निजी विचार बता रहे हैं, जबकि इस बयान के बाद शरद पवार कांग्रेस से किनारा करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने आज दक्षिण भारत का दौरा किया, जहां उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। पीएम के दौरे से पहले ही सियासत भी तेज हो गई। तेलंगाना सीएम केसीआर ने पीएम मोदी की अगुवाई करने से इनकार कर दिया, तो वहीं चेन्नई में भी कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। इस बीच पीएम मोदी ने परिवारवाद पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार पर प्रहार किया है। भ्रष्टाचार और परिवारवाद अलग नहीं है, ये लोग बस अपने परिवार की जय जयकार करते हैं। ऐसे कई राजनीतिक दल कोर्ट चले गए, ये लोग डर गए कहीं इनके करप्शन की फाइल ना खुल जाए। कोर्ट से उनको भी झटका लगा, भ्रष्टाचारी कानून की चोट से घबरा गए। डॉक्टर साहब, क्या कुछ मायने पीएम मोदी के? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने आज बहुत ही गजब रिलेशनशिप जोड़ा परिवारवाद और भ्रष्टाचार में। उन्होंने कहा कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बोथ ऑफ देम आर को-टर्मिनस। रीजन कि ये जो राजनीति, परिवारवादी राजनीति है, जो परिवार के नाम से पार्टियां चल रही है, उसी का मुख्यमंत्री, उसी का अध्यक्ष, ये लोग सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, क्योंकि ये जन सेवा करने नहीं, अपने परिवार के लिए पैसा कमाने के लिए राजनीति में आए हैं। इनको सत्ता चाहिए, इनको पावर चाहिए, इनको सब कुछ चाहिए, इनको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी चाहिए। ये जनता की सेवा के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। और इसलिए प्रधानमंत्री ने इशारा कर दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट चले जाएं या कहीं चले जाएं, हमारा एक्शन कम नहीं होने वाला है। और ये अपने आप में बता रहा है कि 2024 के चुनाव तक प्रधानमंत्री मोदी ये कई सारे नेताओं को जेल भेजकर ही मानेंगे। एक तरफ अडानी का मसला जो फ्लॉप होता दिख रहा है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार को 2024 के लिए, ताकि ये मुख्य मुद्दा बन जाए, उसको तैयार करना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, पीएम मोदी ने अपने दौरे के दौरान परिवारवाद पर जमकर हमला बोला, जिससे विपक्ष की बोलती बंद हो गई। अगली खबर में बात करेंगे केजरीवाल पर दिल्ली के उपराज्यपाल के हमले की। दिल्ली में केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। इस कड़ी में अब एक बार फिर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। एलजी कार्यालय की ओर से केजरीवाल के झूठ से पर्दा उठाते हुए एक नोट जारी किया गया है, जिसमें लिखा है कि एलजी वीके सक्सेना ने विफलताओं को छिपाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में बार बार झांसा देने और झूठे बयान देने के लिए सीएम केजरीवाल और उनकी सरकार की आलोचना की। शिक्षा विभाग और विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूलों के स्थानांतरण के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल सरकार ने बार बार झूठ बोला है और तथ्यों को छिपाया है, जिस पर अब एलजी ने चीफ सेक्रेटरी को कोर्ट में दिल्ली सरकार के खिलाफ हलफनामा दायर कर तथ्यात्मक स्थिति से कोर्ट को अवगत कराने के निर्देश जारी किए हैं। डॉक्टर साहब, क्या कुछ है ये पूरा मामला जिस पर अब एलजी ने एक्शन लेने की तैयारी? देखिए, ये मैं बार बार कहता हूं, हिंदुस्तान का राजनीति का नटवर लाल पैथोलॉजिकल लायर है ये, और आदत जाती नहीं। पब्लिक मीटिंग में झूठ, असेंबली के अंदर झूठ, हर जगह झूठ बोलता, कोर्ट के अंदर भी झूठ बोल गया। एक ऑर्डर पास कराना था, ये जो विकलांग बच्चों के लिए जो स्कूल होता है उसके ट्रांसफर के लिए। अब होता यह है कि आप ये समझिए कि क्या खेल है इसमें। मोटे मोटे शब्दों में वहां मसला कोर्ट में पहुंचा और इन्होंने कोर्ट में कह दिया कि एलजी के पास फाइल पड़ी हुई है, वो साइन ही नहीं कर रहे हैं। तो कोर्ट ने फौरन आदेश दिया एलजी को कि भाई आप इसको तुरंत 1 महीने के अंदर करके दीजिए। 1 महीने के बाद फिर सुनवाई हुई, फिर केजरीवाल ने की सरकार ने कह दिया वहां कि एलजी अभी तक फाइल जो है वो क्लियर किए नहीं, हम कैसे आगे बढ़े। तो कोर्ट नाराज हो गया, फिर से उनको नोटिस भेजा। अब मालूम चल रहा है कि इस दोनों तारीख के गुजर जाने के बाद अभी मार्च में वो फाइल एलजी दफ्तर आया है।
तो एलजी साहब ने उसी के बारे में कहा, भाई कोर्ट में तो झूठ मत बोलो। और ये आरोप जब लग गया है, इसका मतलब है कि भाई एलजी की तरफ से अब इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। एक और मसला जिसके ऊपर बवाल मचा, जो एलजी साहब ने कहा, खुली चुनौती दी है। ये तमाम ये जो केजरीवाल के चट्टे बट्टे हैं, केजरीवाल स्वयं, मनीष सिसोदिया, तो संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार्लेना, ये सब बीच में भी एक दिन आकर के कह रहे थे कि एलजी जो है वो आदेश पास कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर दिया है कि वो सब्सिडी नहीं हो, ये चाहते हैं। जो बिजली की सब्सिडी दी जा रही है उसको खत्म किया जाए। तो एलजी साहब ने बोला है कि भाई कोई कागजात है कि इस तरह का आदेश एलजी के दफ्तर से गया है तो आप बताएं। ये देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि एक प्रजाति होती है राजनीतिक बंदरों की। वो इस डाल पे बैठ करके जाएगा, उससे सवाल करोगे दूसरे डाल पे चला जाएगा, दूसरे डाल पे पूछोगे तीसरे पे चला जाएगा, तीसरे डाल पे पहुंचोगे सवाल पूछोगे चौथे पे चला जाएगा। ये मंकी जंपिंग कर रहा है। दिक्कत क्या है, ये शराब घोटाले में रंगे हाथ पकड़ा गया है। इसकी सारी हवाई निकल गई है। सत्येंद्र जैन को कोर्ट ने कह दिया कि ये मास्टरमाइंड है, ये फ्रॉड है, ये हवाला ऑपरेटर के साथ इसके रिश्ते हैं, ये खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो जिसको ये भारत रत्न दिलवा रहा था, ये दो सबसे बड़े मुद्दे कि अच्छा स्कूल, अच्छा हॉस्पिटल हमने दिया, दिल्ली का पूरा हमने बदल दिया, ये दोनों ही मंत्री जेल के अंदर में हैं और रोज कोर्ट से कुछ न कुछ इनको जो है प्रसाद मिल जाता है, जिससे ये बौखला गया है। तो ये फिर वही एलजी काम नहीं करने दे रहा, ये काम करने, भाई अब एमसीडी भी तुम्हारे पास है, सरकार भी तुम्हारे पास है, अब तो बहानेबाजी नहीं चलेगी, अब तो काम करना पड़ेगा। जो ये करना चाहता नहीं है और ये कभी काम करता ही नहीं है। जी बिल्कुल, एलजी ने एक बार फिर केजरीवाल के झूठ को उजागर करते हुए उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर ली है, जिससे आम आदमी पार्टी में कोहराम मच गया है। आगे बात करते हैं भगोड़े अमृतपाल को लगे झटके की। अमृतपाल लगातार अकाल तख्त के जत्थेदार से पंजाब में बैसाखी के मौके पर सरबत खालसा बुलाने की मांग कर रहा था, जिसके पीछे उसका एजेंडा केवल सिखों को बरगलाने का था। लेकिन उन्हीं अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने अमृतपाल को सरेंडर करने के लिए कह दिया है। इसके साथ ही पंजाब में अमृतपाल के सरेंडर करने की अटकलों के बाद अब वहां तमाम धार्मिक स्थलों पर फोर्स की तैनाती कर दी गई है, ताकि इस बार अमृतपाल भागने में कामयाब ना हो पाए। इसके साथ ही पंजाब ने इस ऑपरेशन को तेज करते हुए तमाम पुलिस कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो अमृतपाल को झटका लग गया जत्थेदार की ओर से, और दूसरी तरफ अब पंजाब में पुलिस फोर्स की तैनाती जो है देखिए भाई, इस सरकार का तो चेहरा खत्म हो गया। पंजाब पुलिस की इज्जत भगवंत मान ने नीलाम करवा दी। पुलिस एक व्यक्ति को ढूंढ नहीं सकती। कितने दिन हो गए, 15 दिन से ज्यादा हो गया। कभी नेपाल जा रहा है तो कोई पाकिस्तान भाग रहा है। ये झूठ झूठ कहानियां जो है वहां से फैलाई जा रही है। जो काम करने का, जिसके ऊपर ध्यान देने का, वो तो ध्यान दे दे। आज एक अजीबोगरीब खबर आई, ये सरदार भगवंत मान क्या करेगा पता नहीं। ऑफिस की टाइमिंग बदल दी है अब, 7:30 बजे मॉर्निंग से 2 बजे तक, और 2 बजे के बाद ऐश कीजिए, है ना, अच्छा इवनिंग बीते सबका। अब ये इस तरह का पूरी दुनिया में कहीं ऐसा मैंने नहीं सुना कि 7:30 बजे सवेरे से ही दफ्तर शुरू। क्या करना चाह रहा है, क्या करना पता नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से सिख समुदाय को दे आर टेकिंग फॉर अ रन, जिस हिसाब से धार्मिक संस्थाओं का इस्तेमाल इस अमृतपाल सिंह के केस में भगवंत मान, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल ये इस्तेमाल करना चाह रहे थे, वो बड़ा डेंजरस है। और ये सही फैसला आया है अकाल तख्त की तरफ से। उनके जत्थेदार ने जो कहा कि भाई सरेंडर करो, और अगर सरेंडर नहीं होता है तो ऐसे लोगों को इनकाउंटर कर देना चाहिए। यूपी अगर होता, अब तक ये काम फिनिश हो चुका होता। जी बिल्कुल, अमृतपाल लगातार वीडियो जारी कर धर्म की आड़ में बचने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद अब अकाल तख्त के प्रमुख ने भी पाल को झटका देते हुए साफ कह दिया कि उसे सरेंडर कर देना चाहिए। आखिरी खबर में बात करेंगे बंगाल हिंसा पर।
रामनवमी के दिन बंगाल के हावड़ा हुगली में भड़की हिंसा की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग टीम तैयार की गई थी, लेकिन इस टीम को जांच के लिए मौकाए वारदात पर पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया। इसे लेकर उनकी पुलिस के साथ जमकर नोकझोंक हुई। ये 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल हिंसा पीड़ितों से बात करने जा रहा था। इसकी एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र को सौंपी जानी थी, लेकिन बंगाल पुलिस ने इस टीम को पहले ही रोक दिया। डॉक्टर साहब, क्यों पुलिस ने इस टीम को रोका? भाई, ममता बनर्जी की सरकार है। ममता बनर्जी इफ्तार पार्टी करेंगी। ममता बनर्जी हिंदुओं को कहेंगी भाई मुस्लिम इलाके में मत जाना। ममता बनर्जी ये कहेंगी कि भाई हमला रमजान के महीने में मुसलमान नहीं कर सकते। वीडियोस कुछ और बता रहे हैं, लोग कुछ और कह रहे हैं, और सरकार ममता बनर्जी मुसलमानों की उस 30% वोट के ऊपर गिद्ध दृष्टि बना करके बैठी हुई है। कौन कानून क्या होता है, इसमें केंद्र सरकार की जिम्मेदारी कोई कम नहीं है। भाई, आपने आदत लगा दिया है। पिछले बार से लगातार रामनवमी के दौरान हिंसा हो रही है। सरस्वती पूजा के दौरान लोगों को मूर्ति बिठाने नहीं दिया जाता। आप जागरण नहीं कर सकते। दुर्गा पूजा में डिस्टरबेंस। आप ये समझिए, ये बंगाल और सेकुलरिज्म के नाम पे किस तरीके से देश में सब कुछ चल रहा है। और उसको देखा देख भाई इफ्तार पार्टी कर रहे हैं नीतीश कुमार, एक और सेकुलरिज्म के पुरोधा। ये सब फ्रॉड लोग हैं। ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए। आप अगर अपने राज्य के अंदर किसी की जान बचाने में आप कामयाब नहीं हो पाते हैं, या आपके पास इस तरह की नीयत नहीं है, लोगों की जान अगर सरकारी कुव्यवस्था की वजह से होती है, तो वैसे मुख्यमंत्री गृह मंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन ये लोग तो सत्ता के पुजारी हैं। ये राजनीति चमकता रहे, गरीब मरता है, मरने दो, यही इनकी सही फिलॉसफी है। जी बिल्कुल, बीजेपी लगातार बंगाल में हुई हिंसा का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है, जिसके लिए फैक्ट फाइंडिंग टीम को तैयार किया गया, लेकिन बंगाल पुलिस ने उस टीम को पीड़ितों से बात करने से रोक दिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।